हेलो दोस्तों। आज है 24 मई और 24 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे से पहले आ जाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। चलिए इस शब्द के बारे में जान लेते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता होता क्या है? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे यहाँ अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर पेड़ भी पाए जाते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और जीव भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं जैव विविधता, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है तो इन्हीं सभी के संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। इस साल की थीम क्या है? हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी हम लोग ही मिलकर के इनके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके वर्तमान सचिव कौन है? इसके वर्तमान सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं? तो युद्ध विराम यानी सीज फायर। तो सीज फायर हुआ है किन किन के बीच में? सीज फायर हुआ है इजराइल और हमास के बीच में। तो इजराइल तो एक देश है और हमास क्या है? हमास एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध है यह 11 दिन तक चला था और इसमें लगभग 240 लोग मारे गए हैं। और इसमें कितने लोग मारे गए हैं? इसमें 240 लोग मारे गए हैं। और अगर हम बात करें तो 240 में से लगभग इसमें 225 लोग तो हमास के मरे हैं और इसमें लगभग 15 लोग मरे हैं इजराइल के। और 11 दिन तक लड़ाई के बाद ये जो युद्ध है यह समाप्त हो चुका है। और चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर ये जो इस कलर में है ये है इजराइल। और यहाँ पर ये जो दो छोटे छोटे से अलग हिस्से हैं, एक तो ये वाला, इसको हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। और यहाँ पर ये जो है इसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये क्या है? वेस्ट बैंक। और ये क्या है? गाजा स्ट्रिप। ये है गाजा स्ट्रिप। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? इन दोनों को मिलाकर ही फ़िलिस्तीन बनता है। इनसे क्या बनता है? फ़िलिस्तीन। तो ये जो युद्ध है यह फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुआ है। अब बात यह है कि फ़िलिस्तीन के पास तो अपनी कोई भी फ़ौज नहीं है, इसके पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। लेकिन फ़िलिस्तीन की जगह पर ही यहाँ जो फ़िलिस्तीन का ये वाला जो हिस्सा है गाजा पट्टी, यहाँ पर हमास सक्रिय है। यहाँ पर जो इस्लामिक संगठन है वो हमास यहाँ पर रहता है। और तो क्या हुआ है कि हमास और इजराइल के बीच में ही युद्ध हुआ है और यह युद्ध 11 दिन तक चला और इसमें लगभग 240 लोग मरे हैं। और अगर इसका परिणाम जानने की कोशिश करें तो इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई है। और इस युद्ध का जो विराम है वह मिस्र ने कराया है। अगर इस मैप में देखें तो यहाँ पर ये मिस्र, इसी के साइड में मिस्र को ही हम इजिप्ट बोलते हैं। तो ये सब इसमें रहा। तो यहाँ पर देखते हैं इस युद्ध का कारण क्या है। इस युद्ध का कारण मेन वजह यह है कि ये जो यहाँ पर है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है? ये है यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है। और ये जो यरूशलेम शहर है यह 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। अगर हम बात करें तो यह है यहूदी धर्म, यह है यहूदी धर्म और यह है इस्लाम धर्म और तीसरा जो ईसाई धर्म है। तो इन तीनों धर्म का ये पवित्र स्थल है।
तो इसी की वजह से ही अब ये जो यरूशलेम है यहाँ पर तो इजराइल का कब्जा है, तो इसी की वजह से ये जो इजराइल है और यहाँ पर ये जो पैलेस्तीन है यानी ये जो फ़िलिस्तीन है, इनके बीच में लड़ाई होती रहती हैं। तो हाल ही में किस बीमारी को कई राज्यों में महामारी घोषित किया गया है? तो हाल ही में म्यूकोर्मी कोसिस को कई राज्यों में महामारी घोषित किया गया है। और ये जो म्यूकोर्मी कोसिस है, इसके जो लक्षण हैं वो उन रोगियों में मिलते हैं जिनमें डायबिटीज़ यानी शुगर जैसी बीमारी हैं। और इस म्यूकोर्मी कोसिस की वजह से जो आँख संबंधी रोग है वो देखने के लिए आए हैं, यानी यहाँ पर आँख की परेशानी लोगों को हो जाती है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको सीने में दर्द होने लगता है और सांस लेने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। तो कई राज्यों ने म्यूकोर्मी कोसिस इसको महामारी घोषित कर दिया है। और ये जो म्यूकोर्मी कोसिस रोग है यह किसकी वजह से होता है? यह म्यूकोर्मीसेट्स नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो डिपकोविन एंटीबॉडी किट किसके द्वारा विकसित की गई है? डिपकोवैन एंटीबॉडी किट यह DRDO के द्वारा विकसित की गई है। और अगर हम DRDO की बात करें तो इसमें 52 प्रयोगशालाएँ हैं और इसकी एक प्रयोगशाला का नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस। तो इसकी ये वाली प्रयोगशाला ने डिपकोवेन एंटीबॉडी किट विकसित की है। और ये जो एंटीबॉडी किट है इसका इस्तेमाल कोरोना की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। तो अगर हम DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रमंडल देश जिनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी कहते हैं, तो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बीच में एक सम्मेलन हुआ है, उनके बीच में 33वां सम्मेलन हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और अगर हम इसमें बात करें तो ये जो सम्मेलन है इसका विषय क्या है? इस सम्मेलन का विषय है कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रक्रिया। और इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि 2021 तक कम से कम 2 बिलियन लोगों को टीका पहुंचाया जाए। चलिए राष्ट्रमंडल देश इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रमंडल देश हैं इसमें वो सभी देश आते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी वो सभी देश जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना रूल किया था। और इसमें 54 देश आते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल देश हैं इनकी स्थापना 1931 में हुई थी। और राष्ट्रमंडल देशों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, लंदन में है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक मॉनिटरिंग ऐप है, यानी इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा निगरानी रखी जाएगी। निगरानी किसकी रखी जाएगी? इसके द्वारा जो मज़दूर हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। और कौन से मज़दूरों पर? ऐसे मज़दूर जो मनरेगा में कार्य करते हैं। और ये जो मनरेगा या इसी को ही हम नरेगा बोलते हैं, तो नरेगा क्या है? नरेगा एक सिस्टम है जिसके तहत जो ग्रामीण वासी हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको कार्य प्रदान किया जाता है, यानी उनको मजदूरी मतलब उनको कार्य पर रख लिया जाता है। हाल ही में किसने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यानी ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप किया है? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यह डेवलप किया गया है भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का डाइविंग स्कूल। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का डाइविंग स्कूल। और ये जो डाइविंग स्कूल है इसके जो लेफ्टिनेंट कमांडर है मयंक शर्मा, उन्होंने इस ORS सिस्टम को डिज़ाइन किया है।
और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये क्या है, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है, यानी इसमें ऑक्सीजन का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनका जो जीवन काल है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो चिपको आंदोलन है यह उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में विकसित हुआ था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रामीण लोग थे वो पेड़ों से जाकर के इस तरह से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया था। तो कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। यानी पारिस्थितिकी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यानी जो पर्यावरण है वही अर्थव्यवस्था है। यानी अगर पर्यावरण सही रहेगा तो उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो भी सही रहेगी। अगर पर्यावरण ही बेकार हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। तो ये जो नारा है यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया है। और ये जो चिपको आंदोलन था ये 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में शुरू हुआ था और ये जो चमोली ज़िला है अब यह उत्तराखंड में पहुंच गया है। हाल ही में लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा एक हिमखंड किसके तट से टूटकर अलग हो गया है? तो हिमखंड यानी ये ग्लेशियर है और यह अंटार्कटिका के तट से टूट करके अलग हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हिमखंड है और इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है A76 आइसबर्ग। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 4320 किलोमीटर स्क्वायर। इसका नाम क्या है? A76। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते या इसी को हम बोलते हैं तोकते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। तो जो भी इलाके या जो भी राज्य इस ताउते चक्रवात से प्रभावित हैं उनको 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।